नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। कांग्रेस इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पर तीसरी बार सत्ता मिलने पर संविधान बदलने की आशंका व्यक्त कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को उसी के बिछाए जाल में फंसा दिया। INDIA गठबंधन को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जब तक जिंदा हैं तब तक जनता जनार्दन का उन पर विश्वास है। धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने की कोशिश और संविधान बदलने की कोशिश आप पूरी नहीं कर पाएंगे। साथियों, सातारा ने बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले के सामाजिक न्याय को गढ़ने में बड़ा योगदान दिया है। एनडीए सरकार ने 10 वर्षों में इसी प्रेरणा को सुशासन का आधार बनाया है। आप देखिए, कांग्रेस ने 70 साल में से 60 साल देश पर शासन किया, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। 370 की दीवार बनाई हुई थी। आपके आशीर्वाद से आपके सेवक मोदी ने आर्टिकल 370 को ध्वस्त कर दिया, कब्रिस्तान में गाड़ दिया। मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया। आप मुझे बताइए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? 370 हटा करके देश की शान बढ़ी कि नहीं बढ़ी? देश की एकता को ताकत मिली कि नहीं मिली? अब जम्मू कश्मीर में मैं जरा जो लोग आरक्षण के नाम पर झूठ बोल बोल करके हमारे देश के लोगों को गुमराह करने में लगे हैं, मैं जरा चुभने वाला एक सवाल उनको पूछना चाहता हूं। इतने आरक्षण के गीत गा रहे हो, क्या जम्मू कश्मीर में रहने वाले आदिवासी, जम्मू कश्मीर में रहने वाले दलित, क्या वो आरक्षण के हकदार थे कि नहीं थे? जब देश के दलितों को आरक्षण मिल सकता है, देश के आदिवासियों को आरक्षण मिल सकता है, तो जम्मू कश्मीर में मेरे दलित भाई बहनों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को आरक्षण से वंचित क्यों रखा गया? संविधान वहां पर लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति आप पर हावी रही है। भाइयों बहनों, 370 हटाकर बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया। वहां मेरे दलित भाई बहनों को आरक्षण का अधिकार मिला, आदिवासी भाई बहनों को आरक्षण का अधिकार मिला, ओबीसी भाई बहनों को आरक्षण का अधिकार मिला। साथियों, सातारा ने बाबा साहब वहीं हाथरस में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को एक बार फिर आड़े हाथों लिया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद हो गया, उनको नौकरियां नहीं मिली। बताओ, उनको रोजगार की क्या गारंटी है? गारंटी की जो घंटी बजा रहे थे, कहां है उनकी गारंटी? माफिया के फांसे बनने का आरोप लग रहा है। और जितनी भी परीक्षाएं थी, जितनी भी परीक्षाएं थे, सबके पेपर लीक हो गए। 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। 60 लाख बच्चों के अगर माँ बाप को हम जोड़ दें, 3 सदस्य एक परिवार के मान लें, तो 1 करोड़ 80 लाख होते हैं। 3 गुणा 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें, तो 2,25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा में कम हुआ है। इसीलिए उनकी भाषा बदल गई। जो 400 पार का झुंझुना लिए घूम रहे थे, अब कहां बोल रहे हैं 400 पार?
अब झुंझुना जो गारंटी की घंटी बजा रहे थे, महोदय एक बताओ, गारंटी की घंटी जो बजा रहे थे, कहाँ है उनकी गारंटी? जिन नौजवानों को वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक जनसभा में बीजेपी पर जमकर हमलावर होते हुए नजर आए। बीजेपी पर हमला करते हुए खड़गे ने कहा कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, देश में कांग्रेस ने 55 साल में क्या किया, हम उसकी पूरी लिस्ट गिना देंगे। नरेंद्र मोदी जी, आपने 10 सालों में क्या किया उसका हिसाब दो। ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ वहीं कांग्रेस नेताओं के निशाने पर इस समय पीएम मोदी और हैं लगातार पीएम मोदी पर कांग्रेस के नेता अपनी सभाओं में सवाल भी कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए उनसे सवाल पूछा है। प्रियंका गांधी ने सवाल पूछते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सच बोलने और देश की सुरक्षा की होती है। आज वो पीएम मोदी से सवाल पूछना चाहती हैं कि आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया, आप बताइए कि जनता के लिए 10 साल में क्या किया है। प्रधानमंत्री देखे हैं, इंदिरा जी को देखा है, जवाहरलाल नेहरू को देखा है, राजीव गांधी को देखा है, मनमोहन सिंह जी को देखा है, वाजपेयी जी को भी देखा है, जो भाजपा के प्रधानमंत्री थे। सब इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते थे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि सच बोले, और दूसरी जिम्मेदारी यह है कि देश की सुरक्षा इनके हाथों में है। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि क्या किया है इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्या किया है इन्होंने आपकी सुरक्षा के लिए। हर स्तर पर आपको कमजोर किया है। सिर्फ यही रट लगा रखी है कि 70 सालों में क्या हुआ, 70 सालों में क्या हुआ। मैं इनको बताना चाहती हूं, प्रधानमंत्री जी, अब ये 70 सालों की रट नहीं चलेगी। 10 सालों से आपकी सरकार है। आप बताओ, आपने कितने विश्वविद्यालय खोले? कांग्रेस ने आईआईटी खोली, आईआईएम खोली, एम्स बनाए, इसरो, डीआरडीओ, नाम लीजिए, कांग्रेस ने बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में क्या बनाया, आकर मंच पर आपको बताएं। कांग्रेस ने पूरा प्राइवेट सेक्टर, पूरा पब्लिक सेक्टर मजबूत किया, जिससे आपको रोजगार मिले। ये बताएं कितने रोजगार दिए हैं, बताएं। हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, इंदिरा जी को देखा है, जवाहरलाल नेहरू को देखा है, राजीव गांधी को देखा है। वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो मध्य प्रदेश में इंदौर में बीजेपी के आगे मैदान छोड़ दिया है कांग्रेस के प्रत्याशी ने। उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। एक बार फिर सूरत जैसे हालात जो हैं वो नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो क्या बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो निर्दलीय, वो उन्हें बिना चुनाव के ही विजयी घोषित कर दिया जाएगा? अब एक बड़ा सवाल सामने नजर आ रहा है। कांग्रेस में नेताओं में लगातार नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया जो है वो तेजी से देखने को मिल रही है। वहीं तिहाड़ जेल अधिकारियों ने सुनीता केजरीवाल को अपने पति अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की इजाजत नहीं दी है। सुनीता केजरीवाल ने सीएम केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल जाने वाली थी, लेकिन अब उन्हें मुलाकात का समय नहीं दिया गया है तिहाड़ जेल की तरफ से।
तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक आज आतिशी को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए जेल जाना था, जिसके लिए दोपहर में 12:30 का टाइम फिक्स किया गया था। एक हफ्ते पहले ये मीटिंग फिक्स की गई थी और उसके अगले दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की केजरीवाल संग मीटिंग फिक्स है। तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि पहले से फिक्स 2 मीटिंग हो जाने के बाद सुनीता केजरीवाल को अपने पति अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी जाएगी, यानी यह मंगलवार के बाद उनसे मिल सकेगी। जेल मैनुअल के मुताबिक एक हफ्ते में 2 मुलाकात की इजाजत होती है। तिहाड़ प्रशासन के मुताबिक केजरीवाल की पत्नी सुनीता अब तक तिहाड़ जेल में उनसे 4-5 मुलाकात कर चुकी है, लेकिन जेल मैनुअल सबके लिए लागू है, चाहे आम हो या खास। वहीं पिछले 7 महीने से जारी इजराइल हमास जंग को रुकवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास तेज हो गए हैं। गाजा संकट के हल के लिए सऊदी अरब और मिस्र में बातचीत का दौर जारी है। इसी बीच गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायली मंत्रियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। इजराइल के वॉर कैबिनेट में शामिल रक्षा मंत्री बेनी गैजेट ने कहा कि यदि इजराइल सरकार बंधकों की रिहाई के समझौते को रोकती है तो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। वहीं वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा कि सरकार समझौते के लिए तैयार होती है तो ये एक शर्मनाक सरेंडर होगा। इसके साथ ही इजरायली वित्त मंत्री ने कहा कि यदि रफाह पर इजराइल का नियोजित हमला टाल दिया जाता है तो मौजूदा सरकार को जारी नहीं रखा जा सकता। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा कि इजराइल ने भरोसा दिया है कि वो रफाह में हमला नहीं करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि को उत्तराखंड सरकार से भी झटका लगा है। उत्तराखंड औषधीय नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। दिव्य फार्मेसी के इन उत्पादों पर भ्रामक विज्ञापन मामले में बैन लगाया गया है। दिव्य फार्मेसी के जिन प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया गया है उनमें स्वासारी गोल्ड, स्वासारी बटी और दिव्य ब्रोमकोम, स्वासारी प्रवाही और स्वासारी अवलेह मुक्त वटी एक्स्ट्रा पावर लिपिडोमा और बीपी ग्रिट मधुग्रिट मधुनाशिनी बटी और एक्स्ट्रा पावर लिवामृत एडवांस लियोग्रिट आई ग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्ट आई ड्रॉप शामिल हैं। उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक दिव्य फार्मेसी की ओर से अपने उत्पादों की प्रभावशीलता के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए लाइसेंस को रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के हफ्तों में अपने कुछ उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने पतंजलि के मामले की सुनवाई की ताकि ये तय किया जा सके कि योग गुरु स्वामी रामदेव के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया जाए या नहीं। बता दें कि रामदेव ही पतंजलि आयुर्वेद के प्रमुख कर्ता धर्ता हैं। सूरज की तपिश और गर्म हवाएं, लोग बेहाल। मौसम के कुछ ऐसी ही तस्वीरें अप्रैल महीने में देखने को मिली। गर्मी ने इस महीने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 103 साल बाद ऐसा हुआ है जब कई जगह पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है। ये वो जगह हैं जहां इतना अधिक गर्मी नहीं पड़ती। ये बात तो अप्रैल महीने के सितम की थी। मई में मौसम कैसा रहेगा इसको लेकर मौसम विभाग ने जानकारी दी है। मौसम विभाग ने अप्रैल महीने में पड़ी गर्मी का डेटा शेयर किया है जो कि 1921-2024 के बीच का है। ये डेटा बताता है कि देश के कई हिस्सों में अब तक का सबसे गर्म महीना हो सकता है। अगले 5 दिन और भी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। IMD के मुताबिक देश के पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीप में भीषण लू का असर देखने को मिल रहा है। गर्मी का यह प्रचंड रूप अगले 5 दिन जारी रहेगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बीच जिन जगहों पर वोटिंग होगी वहां गर्मी अत्यधिक होगी। बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी हीट वेव की संभावना है। इसके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वे अपने उम्मीदवारों की जमानत तो बचाएं, राजद के लोग जमानत बचाने का काम करें। पूरा देश जनता की खाता तक नहीं खुलेगा इनका। प्रधानमंत्री बिहार के मूड को समझते हैं, जनता के बीच उनके मूड को भी समझते हैं। जनता को तनिक भी भनक लग जाए कि लालू प्रसाद आ रहे हैं तो सूपड़ा साफ ही नहीं, सभी सीटों पर जमानत समाप्त हो जाएगी।
अरे अपने उम्मीदवारों का जमानत तो बचाए, राजद के लोग जमानत बचाने का काम करिए ना। और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये पता चलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार के मूड को भी समझते हैं, जनता के भी मूड को समझते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि बिहार की जनता को तनिक भी भनक लग जाए कि लालू प्रसाद जी आ रहे हैं तो सुपड़ा साफ नहीं, जमानत सब। वहीं चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पंजाब में चुनाव की शुरुआत हो रही है। पंजाब संगठन और कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक पार्टी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए सफलतापूर्वक काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनमानस में श्रद्धा है। देखिए, अभी चुनाव की शुरुआत पंजाब में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाने के लिए सफलतापूर्वक काम किया है और उसके साथ साथ में देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए, देश को आर्थिक रूप से प्रगति प्रदान करते हुए, देश का मान और सम्मान जिस तरह से विश्व भर में वापस स्थापित किया है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनमानस में जो श्रद्धा है, उस विषय को नीचे धरातल तक पहुंचाते हुए कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर। भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में सेना आतंकियों की तलाश कर रही है। रविवार को जम्मू कश्मीर पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। दोनों तरफ से हुई गोलाबारी में एक ग्राम रक्षक गार्ड घायल हुआ था। उपचार के दौरान गार्ड की मौत हो गई थी। इसके बाद से सेना लगातार घाटी में ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और गहन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बसंतगढ़ के पनारा गांव में आतंकियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और वाहनों की जांच भी सख्त कर दी गई है। पुलिस और स्पेशल फोर्सेज को हेलीकॉप्टर के जरिए उतारा गया है। उधमपुर पुलिस को शनिवार शाम कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद वीजीडी के जवान चोचरू गाला हाइट्स की तरफ से बढ़े थे। यहां पर पुलिस और जंगल में छिपे हुए आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। शुरुआती गोलाबारी में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक वीजीडी घायल हुआ था, जिसकी मौत हो गई। सेना और केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल के साथ एनजीओ ने मोर्चा संभाल लिया है। पूरे इलाके का घेराव कर लिया गया है। वहीं अलीगढ़ पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम रशीद जख्मी है। साथ ही उस पर आरोप है कि 25,000 रुपए का इनाम चल रहा था। इस पे आरोपी लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा था। यही वजह है कि लंबे समय से अलीगढ़ पुलिस को आरोपी की तलाश चल रही थी। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस के द्वारा आरोपी की घेराबंदी शुरू कर दी गई तो आरोपी राशिद जख्मी के द्वारा पुलिस को जख्म देने की शुरुआत कर दी गई, लेकिन अलीगढ़ पुलिस के द्वारा उल्टा राशिद जख्मी को ही एक और जख्म दे दिया गया, जिसके बाद पैर में गोली लगने से राशिद जख्मी घायल हो गया। आनंद फानन में अलीगढ़ पुलिस द्वारा राशिद जख्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस की माने तो आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि आरोपी पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। यही वजह है कि अलीगढ़ पुलिस को आरोपी की तलाश थी। देखिए, ऐसा है कि हमारे पास भी सूचना आई है कि राशिद अली, जिसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है, उसको कल पुलिस ने देर रात में गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उसको मेडिकल कॉलेज लेकर के आए ज़ख्मी हालत में। और वहाँ से ही पता चला कि पुलिस और उसके बीच में मुठभेड़ के दौरान उसको अरेस्ट किया गया है। जहाँ तक एमयू की बात है, देखिए ऐसा है, वो इस वक्त पर क्या कई सालों से एमयू का स्टूडेंट नहीं है। जो हमारी जानकारी के हिसाब से कई साल पहले वो किसी क्लास में उसने एडमिशन लिया था और उस कोर्स को वो कंप्लीट भी नहीं कर पाया। लिहाजा वो एमयू का स्टूडेंट ना इस वक्त है, ना पिछले कई सालों से एमयू का स्टूडेंट रहा है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो एमयू का छात्र है। कभी रहा होगा, 10 साल 8 साल 10 साल पहले हो सकता है रहा हो, किसी क्लास में एडमिशन मिल गया हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो रेगुलर एमयू का स्टूडेंट रहा हो और या इस वक्त पर हो।
तो ये बात सही नहीं कि वो एमी का इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सहित अन्य बीजेपी नेताओं के साथ पहले रोड शो किया। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ रहे। आपको बता दें कि लखनऊ बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पहले यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ते थे और उनके बाद अब राजनाथ सिंह पिछले कई बार से लखनऊ से चुनाव सांसदी का लड़ते हैं और एक बार फिर राजनाथ सिंह ने सांसदी के लिए नामांकन जो है वो भर दिया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।